रिफ्रैक्शन। तो लाइट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्शन। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो, जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सही बात है तब तक सही है जब तक कोई ऐसा ऑब्स्टिकल ना आ जाए जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के आसपास की हो, तब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। खैर वो हमें वेव ऑप्टिक्स में देखना है, अभी तो हम मानेंगे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। दूसरा आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हुआ, स्फेरिकल मिरर में हुआ, मिरर्स फॉर्मूला आया, वगैरह वगैरह सब लगाया। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन? सबने पढ़ रखा है ना, बाहर जाओगे सब्जी अलग बता देगा। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes from one medium to another medium with different optical density। ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। जब लाइट मान लो एयर से वाटर में गई, वाटर से ग्लास में गई, एयर से डायमंड में गई, वगैरह वगैरह, किसी एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, बेंड हो जाती है, झुक जाती है। हाँ, कंडीशन क्या है? दोनों की डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी हो। अब ये क्या चीज है? मास डेंसिटी पढ़ा था। डेंसिटी जो होती है नॉर्मल, मतलब कोई चीज कितनी ठोस है, कितनी घनी है, वैसे ही होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। जिस मीडियम में लाइट एकदम झम 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 तेजी से निकल गई, मतलब वो रेयर मीडियम है। कौन सा रेयर? ऑप्टिकली रेयर। और जिस मीडियम में लाइट लड़ झगड़ रही है, धीमे धीमे मुश्किल से जा रही है, हम बोलेंगे वो डेंसर मीडियम है। कौन सा डेंसर? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये क्या है? मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, जिसमें धीमे चली, लड़ झगड़ के, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अभी बताएंगे बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, अभी वो सब बताएंगे कि रेयर से डेंसर में बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में बेंड्स अवे। अभी रुको, पहले ही समझो। दूसरा, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर जूम, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। भाई रेयर है मतलब डेंसिटी कम है, तो लाइट जूम से निकल गई। पर ये मास डेंसिटी से एकदम अलग है। एकदम सोचना भी मत, मास डेंसिटी ये एकदम अलग कंसेप्ट है। इसका मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें लाइट धीमे धीमे चली है डेंस, जिसमें जूम निकल गई वो रेयर। अब इसको हम सर मेजर कैसे करें, समझ में तो आ गया। तो इसको मेजर करने के लिए एक टर्म है। जैसे डेंसिटी के लिए हम लोग रो नहीं यूज करते हैं, मास बाय वॉल्यूम, वैसे इसको मेजर करने के लिए एक टर्म है, सुना हुआ है, टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी। हमारे पास एक बहुत फेमस टर्म है विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से प्यार कर लो, क्योंकि अगले 10-11 लेक्चर में ये आपको दिखना ही दिखना है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में हम RI लिखेंगे कभी कभी, और सिंबल भी यूज कर सकते हैं म्यू। कई लोग N यूज करते हैं, कई लोग म्यू यूज करते हैं, डिपेंड करता है किसकी गर्लफ्रेंड का नाम किस लेटर से स्टार्ट, सॉरी म्यू से वैसे नाम भी क्या होगा, खैर एनीवेज हाँ, तो आते हैं म्यू पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? देखो, जैसे जिसका रो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा ठोस या घना, उस तरह से जिसका म्यू जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा ऑप्टिकली ठोस या घना, जो भी बोलो, मतलब उसमें से लाइट उतना धीमे पास करेगी। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा, लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी कम। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डेंस। सो म्यू का जो फॉर्मूला है वो है म्यू इज इक्वल्स टू सी बराबर वी। सी बराबर वी, सी बराबर वी, ये फॉर्मूला है।
वेयर सी स्टैंड, अभी समझ लो, सही बता रहे, कोई गलत नहीं। स्पीड ऑफ लाइट, सबने जान रखा है सी क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट होती है किसमें, इन एयर और वैक्यूम में। हमारे सिलेबस में दोनों को सेम मान लेते हैं। और वी हैव स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कौन सा मीडियम, अरे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, म्यू जिसका है। और म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम देखा जाए तो एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, वी पे। अरे ये तो कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸, सिर्फ वी पे डिपेंड कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, जिसका म्यू ज्यादा मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम है वो कैसा है, ऑप्टिकली डेंस। यही तो मैं बोल रहा था, म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डेंस मीडियम, लाइट की स्पीड उतनी कम। फील आया म्यू क्या चीज है, फील आया। म्यू एक कंपैरिजन फैक्टर है जो बताता है कि किसी मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू लाइट की स्पीड इन एयर और वैक्यूम। जरा एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और फील लेते हैं। देखो आता सबको एक फील क्या है, फील क्या है, जैसे मान लो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, यहां म्यू की जगह हमने रख दिया 1.5 इज इक्वल्स टू सी बाई वी, या लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू सी अपॉन 1.5। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो गया इसका, कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से 1.5 गुना कम। अब समझ गए, किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम is 2 times lesser than the speed of light in air or vacuum। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि वो मीडियम कितना ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू एयर फॉर लाइट, लाइट के ट्रैवल करने के लिए। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 3, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 1/3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब फील आ गया, अब फील आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम लाइक वाटर इज 1.33। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33 टाइम्स लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एज कंपेयर टू एयर। तो घुमा फिरा के जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, ये किससे कंपेयर कर रहे हो, एयर से। जरा एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, फॉर्मूला बोलो, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। सी क्या भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सी। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम क्या है इस बार, एयर ही ले लिया आपने, तो एयर में वी क्या हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा। हाय हाय, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मीडियम ही एयर ले लिया, एयर में स्पीड ऑफ लाइट सी, सी सी कैंसिल, हाफ। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान ली और बाकी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू एयर निकाल ली। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यानी एयर से वो 1.5 गुना ज्यादा डेंस है फॉर लाइट, यानी लाइट की स्पीड ग्लास में एयर के कंपैरिजन में 1.5 गुना कम होगी। एयर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, हमेशा कम हो जाएगी। एयर और वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके कंपैरिजन में है, एयर के। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब किससे कंपैरिजन हो रहा है, एयर से। अब समझ में आ गया। मैं आपसे बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हाय हाय सर दे दो, इज 2.4। हाँ, क्या समझ में आया कि डायमंड एयर के कंपैरिजन में 2.4 गुना ज्यादा डेंस है, किसके लिए, लाइट के लिए। यानी लाइट की स्पीड डायमंड में जाके 2.4 गुना
कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एयर। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, नोट कर लो पहले फिर बात करते हैं, काफी बातें हो गई, नोट करें पहले। एक बात आपसे मुझे पूछनी थी, कि इस म्यू की वैल्यू क्या कभी 1 से बड़ी हो 1 से छोटी हो सकती है? सोचो, जो c है वो हमेशा v से बड़ा होगा कि नहीं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इससे ज्यादा तो v की वैल्यू, भाई स्पीड ऑफ लाइट c से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब c हमेशा v से बड़ा होगा, यानी म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है फॉर एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1। इसको समझ भी सकते हो, लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा है, बाकी में कमी होनी है, तो ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। फील आ गया? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इज अ नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ नंबर व्हिच टेल्स कि कोई मीडियम एयर से कितना ज्यादा डेंस है फॉर लाइट। ये नंबर बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितने गुना कम हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। फॉर्मूला इज c by v। आ गया फील? अब आते हैं वापस रिफ्रैक्शन पे, छाप लो पहले इतना। इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं जब एयर से कंपैरिजन करते हैं। चलो भाई छाप लिया। हाँ, अब आते हैं भाई घिसी पिटी कहानी पे, क्लास 10th वाली। कौन सी? मतलब जब लाइट रेडियल से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेडियल में आती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट बेंड क्यों होती है तो कोई बताएगा ही नहीं। हाँ सर, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। हाँ तो बेंड क्यों हुई? ये हम आपको वेव ऑप्टिक्स समझाएंगे कि लाइट एक्चुअल में बेंड क्यों होती है, अभी हो ही नहीं सकता ये। हाँ तो आते हैं, क्या था, हाँ बेंडिंग ऑफ लाइट पे आते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, तो पहला पॉइंट लिखेंगे नहीं, बना देते। ये हमारा नॉर्मल, ये आई लाइट, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल पहले ही बना देते मैंने, माफ करना, ये नॉर्मल बन गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर बच्चों ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, कैसे पता चलेगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड इट इज गिवन दैट μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ऐसे ही पता चलेगा, जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर। अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता लाइट कैसे जाती? या कैसे भी जा सकती है। पर मीडियम चेंज हुआ और कैसा मीडियम आया? डेंसर। तो लाइट किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। तो ऐसे जा सकती है, नॉर्मल की तरफ, इधर तो नॉर्मल की तरफ, ऐसा है नॉर्मल की तरफ। तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये बेंडिंग क्यों होती है, इसका रीजन किताब में लिखोगे, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो भाई डिफरेंट स्पीड थी तो यहाँ चल लेती, धीमे चल लेती, मुड़ कहे गई, डिफरेंट स्पीड होगी तो धीमे धीमे चल लेती डेंसर मीडियम में। तो ये चीज हम आपको वेव ऑप्टिक्स में बता पाएंगे। दूसरा पॉइंट, मैं ऐसे ही लिखूं, इसमें कंफर्टेबल हूं। दूसरा पॉइंट फिर से, अब की बार डेंसर से रेयर में आएगी, μ1 μ2 इज लेस देन μ1। भाई ये डेंसर ये रेयर। अच्छा पहले नॉर्मल पहले बनाते हैं, नॉर्मल बन गया, टक 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 टक, ये आई इंसिडेंट है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बार लाइट कहां से कहां जा रही? डेंसर से रेयर। अगर मीडियम चेंज ना होता, अगर मीडियम चेंज ना होता तो लाइट ऐसे निकल जाती, पर क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में आ रही तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ऐसे जाने जाती थी, पर नॉर्मल से अवे भाग गई, ऐसे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट किधर बेंड हुई? अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यहाँ पे टुवर्ड्स द, देखो ये नॉर्मल है, लाइट कैसे जानी चाहिए थी? किधर बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए थी, ये नॉर्मल ऐसे जानी चाहिए थी, नॉर्मल ये बेंड्स अवे, नॉर्मल से दूर भाग गई। सो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अभी तो आप ये दो नियम याद कर लो कि ऐसा होता है जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है, ऐसे जाना चाहती थी,
ये जाना चाहती थी, बेंड हो गई इधर। जब लाइट किधर बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर में आती है, ऐसे जाना चाहती थी, कहां बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग गई। ऐसे जाना चाहिए था पर नॉर्मल से दूर, ऐसे जाना चाहिए था पर नॉर्मल के तरफ। अच्छा, दो केसेस ऐसे हैं जिसमें लाइट बेंड नहीं होगी, दो केसेस ऐसे हैं जहां लाइट बेंड नहीं होगी। देख लिख लो, टू केसेज वेयर लाइट, खराब इंग्लिश लिखे, नो बेंड। ऐसी इंग्लिश में मेरे पास मेल आते हैं, मैसेज आते हैं। टू केसेस वेयर लाइट नो बेंड। देखो पहला केस क्या है नॉर्मल इंसिडेंस का। ये दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम है, डेफिनेटली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, दोनों डिफरेंट है। μ1 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंट है। ये लाइट ने अगर ऐसे आपने मार दी, 90 डिग्री के एंगल पे आपने मार दी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 नहीं 0। अरे भाई यही तो नॉर्मल बनाओगे पहले, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है और लाइट सीधी सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। भले ही मीडियम अलग अलग हो, इट इज गिवन दैट μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, मीडियम अलग अलग है। अगर लाइट को 90 डिग्री पे मारा सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, 90 नहीं। अरे भाई ये सरफेस ऐसे मारा 90 डिग्री पे, यहीं पे बनाओगे नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। दूसरा केस बड़ा ही नॉर्मल है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, लाइट ऐसे आके ऐसे निकल गई। मान लो ऐसा दे दिया हल्के फुल्के एग्जाम में कि ऐसे निकल गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है μ1 इज इक्वल्स टू μ2। μ1 इज इक्वल्स, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगी। लाइट को समझ ही में नहीं आया, मीडियम बदल गया, भले ही दोनों मीडियम का कलर अलग हो, भले ही मटेरियल अलग हो, लाइट को इन सबसे लेना देना नहीं है, उसे देखना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर। अच्छा मान लिया दोनों सेम मीडियम, चलो जरूर। तो अगर ये गहरा होता, मतलब ये घना होता, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर होता, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर ये केस बन जाए तो चाहे गहरा हो चाहे हल्का हो, मतलब कहने का मतलब चाहे डेंस हो चाहे रेयर हो, सीधे ही चलेंगे हम। 90 डिग्री भी मार जाए तो हम सीधे जाएंगे, और यहाँ पे भी सीधे। क्लियर है, छाप। और बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। छाप लिया, ओके, मैं ये मिटा रहा हूं नीचे वाला, छाप लिया, ओके। अब जरा देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे हम करें। क्या, मान लो इस वाले को ले लेते हैं, मान लो यहां स्पीड ऑफ लाइट v1 है और यहां स्पीड ऑफ लाइट v2 है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, यहां स्पीड ऑफ लाइट v1, यहां v2। अगर हम इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखें, μ1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट, तो c अपॉन v1 बनेगा। उसी तरह से हम इसके लिए लिखें तो हम लिखेंगे μ2 इज इक्वल्स टू c अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, μ2 अपॉन μ1, बोलो क्या बनेगा, c बाई v1 अपॉन c बाई c बाई v2 अपॉन c बाई v1, ये बनेगा। यानी μ2 अपॉन μ1 आएगा, c मर जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, μ2 अपॉन μ1 आएगा v1 बाई v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये पहले भी आप देख चुके हो, देखो दिख रहा है, वही चीज यहाँ पे देखिए, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2। अब इसका एक नाम है, μ2 upon μ1 is called refractive index of second medium with respect to first medium, ऐसे लिखते हैं। क्या है ये, Ri of second medium with respect to first medium, लिखने का तरीका है mu of 2 with respect to 1, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, μ21, ऐसे लिखते हैं, μ21, पहले 1 इधर लिखा, मुझे पता है तरीका है, और μ21 पहले उधर फिर
is equals to mu2 by mu1 is equals to v1 by v2, refractive index of second medium with respect to first. This is not absolute refractive index. ये दो मीडियम का कंपेयर करना स्टार्ट हो गया है, mu2 1, ठीक है। ये मैं डाल दें, नोट कर लिया, नोट कर लो, ओके। एक बात और सुनो भी, अच्छा आपको पता है कि ये जो v होता है, स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या हम v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा लिखते थे? v होता था स्पीड ऑफ वेव, f होता था फ्रीक्वेंसी, लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो बच्चों जो v और लैम्डा होता है, जो v और लैम्डा होता है, ये दोनों चीज डिपेंड करती हैं मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम के हिसाब से चेंज होती है। मैंने क्लास 11th में वेव पढ़ा था, कई बार बताया। और बच्चों जो f होता है ये डिपेंड करता है सोर्स पे, जहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है, किस मीडियम से पास कर रही है, डजंट मैटर। हम मीडियम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो बना रहा है वेव को वही डिसाइड करता है। हमने यहां से 1 सेकंड में 4 वेव बना के भेज दी, तो अब हर 1 सेकंड में 4 वेव ही आगे ट्रेवल करेंगी। एक बार 1 सेकंड में जितनी वेव बन गई उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वो रास्ते में नहीं बदल सकती। हमने 4 वेव बना के भेज दी, अब चाहे पानी से भेजे, चाहे हवा से भेजे, चाहे गधे से भेजे, घोड़े से भेजे, 4 ही जाएगी। यानी दिस डिपेंड्स अपॉन सोर्स एंड दीस टू डिपेंड्स अपॉन मीडियम। कहने का मतलब अगर इसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करना चाहें, mu21 is equals to mu2 upon mu1 is equals to v1 by v2। अब v1 की जगह हम लिखेंगे f लैम्डा 1 और v2 की जगह f लैम्डा 2। भाई है तो लाइट ही ना, सेम लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, सेम लाइट है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। तो यहां इसकी स्पीड v1, यहां v2, यहां वेवलेंथ लैम्डा 1, यहां लैम्डा 2, यहां फ्रीक्वेंसी f, यहां भी फ्रीक्वेंसी f। फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होती, सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। तो v1 की जगह f लैम्डा 1, v2 की जगह f लैम्डा 2, f से f मर गया और ये बन गया आपके पास एक फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें से कुछ भी दिया हो, कुछ भी गायब हो, आपसे कुछ पूछे, मतलब कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमसे कहा म्यू ऑफ लेट अस से वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप क्या बोलोगे, म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। आप क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पे देखो उल्टा रिलेशन हो जाता है, म्यू2 बाई म्यू1, v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इन ग्लास अपॉन लैम्डा इन वाटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। नोट करें इतना, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहानी। इस पे चाहे तो 1-2 हम आसान हलवा न्यूमेरिकल कर सकते हैं, करना है कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। छाप लिया। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सर आपने मिटा दिया, हम लोग गाना सुन रहे थे, आप पीछे जाके भी नोट कर सकते हो। और जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalagbande.com पर जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको मिलेगा ढेर सारा स्टडी मटेरियल्स। चलो बहुत प्रमोशन हो गया, समझ गए। हाँ तो वापस आते हैं, कहां पे थे। हाँ सवाल नंबर 1। अगर हमसे कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 meter per second and speed of light in some kind of glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second। हमसे कहता है फाइंड करिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। मान लो ये सवाल देता है,
Refractiveness of water, refractiveness of glass, and refractive index of refractive index of glass with respect to water. चलो जल्दी से कर दो हलवा करें हम। चलो भाई इसमें तो समय ही नहीं देना। सोल्यूशन पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कुछ नहीं दिया है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? जब इधर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब एब्सोल्यूट, कुछ नहीं लिखा है तो एब्सोल्यूट। क्या डाल दो? C बाई V, V किसमें? वाटर में। जब कुछ नहीं लिखा मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, तो C कितना होता है? 3 × 10⁸। नीचे क्या डाल दो? 2.25 × 10⁸। ये दोनों मर गए, ये इसको 300/225 लिख सकते हैं। किससे कटेगा? 25 से ही कट जाएगा। 25 25 50, 25 2 50, 25 9 4, 3 4 12, 3 3 9, 4/3 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई 1.33, यानी ये एयर के कंपैरिजन में 1.33 गुना ज्यादा डेंस है, लाइट की स्पीड को 1.33 गुना कम कर देगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें, कुछ नहीं लिखा मतलब एब्सोल्यूट है, तो C स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। C is 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸। ये जौ मर गया, 3/2, आंसर इज 1.5। इन दोनों में से ज्यादा डेंस कौन है? ग्लास। देखो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस, ज्यादा घना। लास्ट पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितनी है? ये उठा लो, 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितनी है? वो उठा लो, 4/3। ये 3 ऊपर गया, 3 3 9, 4 2 8, 8 1 8। अरे यार रिफ्रैक्शन मतलब ये वैल्यूज कौन उठाया डेसिमल वाली? ये बताया ना म्यू जी डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू। हाँ, तो म्यू जी कितना है? हैंग कर गया था सिस्टम। 3/2 और म्यू डब्ल्यू कितना है? 4/3। 3 ऊपर गया, 3 3 9, 4 2 8। अरे यार आसान लेक्चर से तेज भाग रहे। 8 1 8 10, 8 1 8 20, 8 2 16 40, 8 5 40, 1.125। सही है। 8 1 8 10, 8 1 8 20, 8 2 16 40, 1.125 is the refractiveness of glass with respect to water. क्लियर? ऐसे भी निकाल सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मान लो ये नहीं पता होता तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वाटर में 2.25 × 10⁸, ग्लास में 2 × 10⁸। मान लो ये ना पता होता, मान लो सिर्फ ये दिया होता, तो ऐसे करते हैं, है ना? क्या फायदा? तो 10 ने कैंसिल, 225/200, तो 25 से काट दो, ये 9 ये 8 आ गया, 1.125। क्लियर हो गया? ऐसे घटिया सवाल हम नहीं करेंगे आगे, और मिटा दें इसको। बहुत बढ़िया। जाते हो तो चले जाना, एक और घटिया सवाल लगा के जाना। एक सवाल और देख लो, फिर चलते हैं स्नेल्स लॉ की तरफ। एक सवाल और देख लो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट of a particular light in air is 4800 angstrom। पूरा कौन लिखा है यार? the wavelength of a particular light in air, wavelength of a particular light in air is 4800 angstrom if refractive index of diamond is 2.4, find the wavelength of same light in diamond, find the wavelength of same light in diamond। करके दिखाओ। Like a diamond in the sky। हाँ बताओ। हो गया? बहुत आसान सवाल है, नहीं हो पाया, बहुत टफ लग रहा है। हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितनी दी है? 2.4। किसके रिस्पेक्ट में? कुछ पता नहीं तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं दिया मतलब एब्सोल्यूट। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसको आप क्या लिख सकते हो? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसको आप क्या लिख सकते हो? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। अरे भाई यही तो बताया था किधर पहले आपको हमने, μ2 is μ2 बराबर μ1 is equals to v1 बराबर v2 is equals to λ1 बराबर λ2।
तो हमने कहा भाई डायमंड की दी है तो किसके रिस्पेक्ट में दी होगी, एयर के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू डी बाई म्यू ए, है ना, म्यू डी ए इज इक्वल्स टू म्यू डी बाई म्यू ए इज इक्वल्स टू वी ए बाई वी डी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए बाई लैम्डा डी। ठीक है, म्यू डी ए पता है 2.4, लैम्डा ए पता है 4800 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा डी नहीं पता, निकाल लो। कितना ही घटिया सवाल था। 2.4 नीचे, ये पॉइंट हटा 0, 24 2 जा 48, 0 0 0 2000 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। क्लियर। अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ, यानी जिसमें मिलेगा स्नेल्स लॉ। हो गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई। चलो नेक्स्ट लिखें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ बड़ा सिंपल है रिफ्रैक्शन का, वही द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड refracted ray lies in the same plane at the point of incidence। या फिर रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, क्या बोल रहे हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा, ये इंसिडेंट रे टंग 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 टंग, अच्छी टंग 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 टंग, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, भाई ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट, और ये नॉर्मल, ये तीनों ही रे, ये तीनों ही रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन में होंगे। देखो ना, सब इस प्लेन में है। अगर ये एक प्लेन हो तो इसी में इंसिडेंट रे, ये प्लेन, ये प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन में देखो इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है। ये देखो ये वाला जो प्लेन, इंसिडेंट रे भी इसी, ये प्लेन देखो ये, तो इसी में इंसिडेंट रे, इसी में रिफ्रैक्टेड और इसी में नॉर्मल। क्लियर है, बड़ा सिंपल है। दूसरा लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ सर छोटे से वन, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बड़ा बढ़िया लॉ है, जरा इसका फील लेते हैं स्नेल्स लॉ का। हा क्या है, एक मैं लंबी सी लाइन बनाता हूं, यहां मैं लिखूंगा मीडियम 1, यहां लिखूंगा मीडियम 2, इसको बोलता हूं म्यू 1, इसको बोलता हूं म्यू 2। यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। सर पहले ही नॉर्मल, अरे अब तो तुम बड़े हो गए, तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है रिफ्रैक्शन, हाँ भाई हाँ रिफ्रैक्शन कराएंगे, हाँ भाई बस वही। हाँ मान लो यहाँ से हम एक रे ऑफ लाइट लेके आए, यहाँ पे टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I1, मान लेते हैं डेंसर है, बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना R1। मान लो दूसरी रे लेके आए ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I2, बेंड हुई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना R2, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल करा रहा है, डेंसर मान लिया। मान लो तीसरे लेके आया ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I3, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3। हमने चेक किया कि यार क्या चीज ऐसी रिफ्रैक्शन में है जो सेम रह रही है या कोई फॉर्मूला मिल जाए। देखो जब रिफ्लेक्शन करा रहे थे तो एक चीज थी, क्या है, कंफर्म थी, चाहे प्लेन मिरर से हो, चाहे स्फेरिकल मिरर से हो, चाहे किचन में कटोरे से हो, चाहे कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो, है ना, किसी के बॉल्ड सर से रिफ्लेक्शन हो, मेरा भी है, अपना ही पता चला है, कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो तो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो हम चाह रहे थे ऐसा ही कुछ रिफ्रैक्शन में भी मिले भाई, I और R का रिलेशन तो मिले भाई। मिरर में हम आपको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री। यहां हम आपसे बोले 30 डिग्री तो ये कितना नहीं पता, हम बोले 30 डिग्री, आप बोलोगे 30 से कम, हम बोले 60 डिग्री 60 से कम, हमने बोला 75 डिग्री 75 से कम, पर कितना, तो एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश की गई, सीधा थोड़ी ना लॉ निकल आता है, पहले कोशिश की गई, बहुत सी चीजें सोची गई, सोचा क्या देखते हैं जरा कहीं I1 by R1 तो इक्वल ना हो रहा है I2 by R2 के,
या ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा हो कि I2 I1 का स्क्वायर करें तो R1 आ जाए, है कच्छो किया गया कि I1/2 कर दे तो, मतलब बहुत कोशिश, समझ गए, डिफरेंट फॉर्मूले डिफरेंट एक्सप्रेशन लोग ट्राई कर रहे थे कि ये गुत्थी सॉल्व हो। रिफ्लेक्शन में I मिला तो R मिल जाता है, रिफ्रैक्शन में I के बाद R समझ ही में नहीं आ रहा। तो ढूंढते 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 पता चला कि sin I1 अपॉन sin R1 इज इक्वल्स टू sin I2 अपॉन sin R2 इज इक्वल्स टू sin I3 बाई sin R3। अगर मीडियम का जो पेयर है वो सेम रहे, देन द रेशियो ऑफ sin I बाई sin R रिमेन्स कांस्टेंट। आप जो मर्जी I लगा दो, जो मर्जी I लगा दो, R ऐसा आएगा कि sin I बाई sin R की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है स्नेल्स लॉ, यही है स्नेल्स लॉ। और बड़ी इसमें खूबसूरत चीज ये हुई कि जो ये रेशियो है ना sin I अपॉन sin R का, ये कांस्टेंट तो है ही, और ये इक्वल होने लगा μ2 अपॉन μ1 के, यानी ये इक्वल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे याद नहीं करना, अब याद करने के लिए बताएंगे। ये है स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ है, ये उसके आगे की कहानी है। पहली चीज तो ये समझ में आई, आई कितना भी चेंज करो, कच्छो आई रख दो, आर भी उसी के हिसाब से कुछ कुछ चेंज होता जाएगा, पर जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है वो हमेशा μ2 बाई μ1 के बराबर आएगा। जब तक मीडियम चेंज नहीं करोगे तब तक साइन आई बाई साइन आर चेंज नहीं होगा। दैट इज स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब दो मीडियम प्लूरल, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम sin I by sin R is constant, that is equal to μ2 by μ1 also। अब इसको याद करने का तरीका समझो, ऊपर μ1 है नीचे μ2, ऊपर एंगल कितना है I1। जरा देखो क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, μ1 किधर लाओ, μ1 sin I is equals to μ2 sin R। ये आसान तरीका इसको याद रखने का। देखो देखो इधर ला μ1 sin I is equals to μ2 sin R। देखो μ1 sin I μ2 sin μ1 sin I1 μ2 sin R2 μ1 sin, समझ गए, मतलब यहां से यहां वाला एंगल उठा लो, यहां के साथ यहां वाला, μ1 sin I μ2 sin R बराबर। ऐसे याद करने से कोई दिक्कत होती है, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे। μ1 sin I is equals to μ2 sin R। सवाल करें, आओ सवाल करते हैं इसमें। चलिए मिटा दें इसको। अरे अभी सवाल कराएंगे एकदम फील हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो उस पे दो तीन अच्छे सवाल देख लो। चलो तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास एयर है, ये हमारे पास कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल बना है, ये एंगल हमसे बोला 60 डिग्री है, ये लाइट बेंड हो गई, हमसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सेकेंड फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। सिखाते हैं, पहले आर निकालो अपने आप, फिर सिखाते हैं। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो, पहले आर निकालो, बहुत आसान है, बहुत ही हलवा है। देखो यहां का म्यू उठाओ, इसका साइन, यहां का म्यू उठाओ, इसका साइन, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 60 इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ मीडियम इंटू साइन आर। इसका म्यू उठाओ, इसके साइन से मल्टीप्लाई करो, इसका म्यू उठाओ, इसके साइन, जहां का म्यू उठाओ वहीं के एंगल का साइन, बहुत ही सिंपल। साइन आई बाई साइन आर खत्म। म्यू ऑफ एयर कितना है 1, साइन 60 इज √3/2, म्यू ऑफ मीडियम कितना है √3,
साइन आर भी डोंट नो, √3 से √3 मर गया, 1/2 इज इक्वल्स टू साइन आर। डेफिनेट सी बात है आर की वैल्यू कितनी होगी, 30। क्लियर हो गया भाई? साइन आर इज हाफ तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तभी साइन 30 हाफ आया होगा, तो आर इज 30 डिग्री। चलो ये बात तो समझ में आ गई, बड़े सिंपल से स्नेल्स लॉ लगाया आपने। अब आया एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है समझते हैं। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे बिल्कुल ऐसे जाती, पर मीडियम चेंज होने से ये लाइट डेविएट हो गई। कितना डेविएट हुई, इतना। मीडियम चेंज से लाइट रे इतना डेविएट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको हम बोलते हैं डेविएशन डेल्टा। कितना हुआ डेविएशन आओ देखते हैं बच्चों। ये 60 डिग्री है और ये कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। है ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री तो ये पूरा भी तो 60 डिग्री होगा, ये 60 तो ये 60 में से 30 गया तो कितना डेविएट हुआ, 30 डिग्री। तो कितना डेविएशन है, 30 डिग्री। आप अगर सिंपल प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप डेविएशन का आंसर I माइनस आर के मॉड से निकाल सकते हो, बट कहां पे लगाना, सिर्फ प्लेन सरफेस पे। कर्व वगैरह पे कहानी नहीं चलेगी, सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है। किताबों में फॉर्मूला लिखा है बट यहाँ वैलिड है, हर जगह वैलिड हो तरीका नहीं। तरीका यही है, समझो पूरा कि ये 60 डिग्री था तो ये 60 हुआ, फिर 30 गया, तो कितना लाइट रे यहां से यहां आ गई, 60 पे जा रही थी 30 पे आ गई, मतलब कितना बन गई, 30। यहां तो इत्तेफाक से आंसर इससे भी आ जाएगा, 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एक और सवाल दे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक्चुअल में ये बाउंड्रीज हैं। यहां पे कोई मीडियम 1 है, यहां पे कोई मीडियम 2 है और यहां पे वापस मीडियम 1 है। ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 वापस मीडियम 1 पे आ गया। ये कोई लाइट रे है, ऐसे पड़ी यहां पे, ठीक है। ये दोनों रेस, ये दोनों बाउंड्रीज, ये बाउंड्री है जो मीडियम 1 मीडियम 2 को सेपरेट करिए, बाउंड्री है मीडियम 2 मीडियम 1 को सेपरेट करिए, ये दोनों पैरेलल है बाउंड्रीज। यहां पे एक लाइट रे आई ऐसे पड़ी, ये नॉर्मल बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको दिया I, यहां से लाइट बेंड हुई ऐसे, फिर यहां पे फिर नॉर्मल बना और यहां से लाइट ऐसे बेंड हुई और ये एंगल को हमने बोला E। हमसे पूछा फाइंड E, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, I/2, I, 2I, I + 30 डिग्री। चलो बताओ, सोचो, फाइंड E, E क्या I/2 होगा या I होगा या 2I या I + 30। पॉज करके एक बार ट्राई करो। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, भले देखने में पैरेलल ना बन पाई हो मुझसे, मुझे माफ कर देना, बट है पैरेलल। These two lines are parallel, ये बनाते ही लाइन पैरेलल हो गई, चाहे जैसे भी बनाओ। बताओ भाई, पॉज करके ट्राई करो। 1 2 3 4, भाई कर लिया, हाँ भाई कर लिया। आ जाओ, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव μ3, ना रे μ1, दोनों मीडियम क्या है, सेम, μ1 μ2 μ1। अच्छा, ये I पे यहां टकराया, झुका, इसको बोले R। अच्छा ध्यान से देखो, ये एंगल R हुआ तो ये एंगल भी R होगा, देखो ऐसे, ये एंगल R तो ये भी तो R होगा। बोलो बोलो, टक 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 टक, एक टीयू, टक 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 टक, ये R तो ये भी तो R होगा, Z बन रहा है कि नहीं, ये R तो ये R, ठीक है। और ये इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहां से μ1 sin I
इधर का म्यू इधर का साइन एंगल इज इक्वल्स टू यहां से म्यू टू साइन आर इस सरफेस पे लगाएंगे म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर। फिर और इस सरफेस पे लगाते हैं यहाँ पे लाइट यहां से यहां आ रही, कोई दिक्कत नहीं। पता है साइन आई साइन आर सब भ्रम है। म्यू उठाओ एंगल का साइन उठाओ, कौन सा एंगल जो नॉर्मल से बना रही हो रे, जो नॉर्मल से बना रही हो रे उसका साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उठाओ, बाकी साइन आई साइन आर सब भ्रम है। आ जाओ यहां पे लगाओगे म्यू टू साइन आर म्यू टू जो नॉर्मल से एंगल बना साइन आर, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा वहां पे लाइट रे, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा वहां पे लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल बना है उसका साइन लो साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू इस तरफ नॉर्मल से एंगल है ई, रिफ्रैक्टिव कितनी म्यू वन साइन। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, म्यू वन साइन आई किसके इक्वल है म्यू टू साइन आर के, और म्यू टू साइन आर भी किसके इक्वल है म्यू वन साइन ई के। यानी इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो म्यू वन साइन आई इसके बराबर हो गया। अरे भाई ये भी इसके बराबर है, ये भी ये टर्म देखो ना दोनों में सेम है कि नहीं। A is equals to B, B is equals to C, इसका मतलब A is equals to C, इसका मतलब म्यू वन साइन आई is equals to म्यू वन साइन E, म्यू वन मर गया, साइन आई साइन E के बराबर, तो I is equals to E। अब यहाँ पे एंगल 90 से तो छोटा ही होगा ना, हमें पता है, तो सीधा एक ही सोल्यूशन आएगा इसमें, ये मत कहना ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग और भी आंसर होंगे, एक ही होगा यहाँ पे 90 से छोटा एंगल, I is equals to E, so option B is correct। तो जब पैरेलल सरफेस हो तब ये श्योर रहेगा कि I is equals to E, ऐसा आप ग्लास स्लैब में देखोगे होता हुआ। आया यहां पे लगाओ आप लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां का म्यू उठाओ और नॉर्मल से बनने वाले एंगल का साइन, फिर यहां का म्यू नॉर्मल से बनने वाले एंगल का साइन, मैंने कहा ये आर तो ये आर, फिर सेम चीज यहां की म्यू इनटू साइन आर म्यू वन इनटू साइन, फिर मैंने कहा कि म्यू टू साइन आर दोनों में सेम दिख रहा है यानी ये इसके